हो गए, सर्वांग हो गए। अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर काट के भी रखूंगा तो भी एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाएंगे। देखिए मैं ए बी सी को डी ई एफ के ऊपर रखता हूँ तो ये देखिए, या डी ई एफ को ए बी सी के ऊपर रखता हूँ तो भी, तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांशम हो गए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये यहाँ सर्वांशम था नियम। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो सर्वांशम प्रूफ हो गया, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस त्रिभुज को कट करता हूँ। देखिए अब देखिए ये उदाहरण नंबर आपका 3 है एनसीईआरटी बुक का। अब हम इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं, क्या ये सच में ऐसा होता है। तो मैं यहाँ से इसको बीच में से कट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, हेलो लर्नर्स, सो क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज। देखिए अब हम लोग एक प्रमेय करेंगे 7.1 की ए सर्वांगक्षमता नियम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है ये प्रमेय हमारी, क्या है, दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। देखिए ये क्या है, मैं आपको समझाता हूँ पहले, फिर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ये यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल लिया है। ठीक है, अब देखिए मैंने दो ट्रायंगल लिया है, ए बी सी और डी ई एफ। अब देखिए ये क्या कहना चाह रही है, ये लाइन क्या कह रही है कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण, जैसे मान लीजिए मैं बी और सी, ये दो कोण और इसके अंतर्गत जो भुजा है वो दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। अगर ये वाली भुजा के बराबर, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर, ये वाले कोण ये वाले कोण के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगक्षम होंगे। इस लाइन का इतना सा मतलब है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए उपपत्ति, यानी प्रूफ। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, दो त्रिभुज हैं और हमें दिया क्या क्या गया है कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इस लाइन में कहा गया है, तो एंगल बी एंगल ई के बराबर है और यहाँ से एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, ये आप लोगों को इस स्टेटमेंट से यहाँ पर इस ट्रायंगल में दिया गया है। ओके, सो देखिए अब हम लोगों को दिया क्या है, दिया है हमें एंगल बी बराबर है एंगल ई के तथा एंगल सी बराबर है एंगल एफ के तथा बी सी बराबर है ई एफ के। ये आप लोगों को क्या कर रखा है, दिया है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के द्वारा ये सारी चीज़ें आप लोगों को दे रखी है और आप लोगों को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें तीन स्थितियां बनेंगी इसको प्रूफ करने के लिए। तो हम यहाँ पर स्थिति एक उठाते हैं, स्थिति एक। ठीक, अब देखिए पहली स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि ए बी को डी ई के बराबर मान लेंगे। माना ए बी बराबर है डी ई के, ये हमने माना है। ठीक है, ये हमने कल्पना की है, कल्पना की। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ ये मिल गई हम लोगों को। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल
ई के बराबर है, यह आप लोगों को क्या कर रखा है, दिया गया है। और तीसरी चीज़, देखिए तीसरी चीज़ क्या है कि बी सी बराबर है ई एफ के, ये भी आप लोगों को दिया गया है। बी सी बराबर है ई एफ के, ये दोनों चीज़ आप लोगों को दी गई है। अब देखिए यहाँ से कि ए बी डी ई के बराबर हो गया, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया, बी सी ई एफ के बराबर हो गया, यानी एस ए एस सर्वांगक्षमता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर काट के भी रखूँगा तो भी ये एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाएंगे। देखिए मैं ए बी सी को डी ई एफ के ऊपर रखता हूँ तो ये देखिए, या डी ई एफ को ए बी सी के ऊपर रखता हूँ तो भी, तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से हमें मिल गया, अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। और किस वजह से यह हुआ है, एस ए एस सर्वांगक्षमता नियम से। ओके, अब देखिए स्थिति 2 लेते हैं हम लोग। स्थिति 2 में क्या है, पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, देखिए स्थिति 2 के लिए मैंने यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनाया है, इसको नाम दे देते हैं चलिए ए बी सी और ये डी ई एफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्थिति 2 के लिए क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इस वाली स्थिति में क्या करेंगे कि ए बी को डी ई से बड़ी भुजा मान लेते हैं। ठीक है, ये हमें मानना है, अभी माना ए बी इज ग्रेटर देन डी ई है। ठीक है, और यहाँ पर एक कोई बिंदु ए बी पर कोई एक बिंदु पी ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु पी है, ओके, माना पी भुजा ए बी पर एक बिंदु है, और ये बिंदु, इस बिंदु को लेने के बाद हम एक ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा जो PB है वो क्या हो, DE के बराबर हो। ये हम एज्यूम कर लेते हैं, PB बराबर है DE के। ओके, अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि ये वाली ट्रायंगल लेंगे PBC और DEF, ये ट्रायंगल लेते हैं और इनको हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। अब देखिए त्रिभुज PBC तथा त्रिभुज DEF में, अब देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर अब PB बराबर होगा किसके, DE के, ये कहाँ से आया, हमने रचना की है, रचना से ये हमने जो माना था। और यहाँ पर एंगल E आप लोगों को, एंगल B जो है आपका वो एंगल E के बराबर है, ये आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये BC, ये वाली भुजा इसके बराबर थी,
ठीक है, क्योंकि हमारी थ्योरम तो वही है। ये देखिए यहाँ से BC बराबर है इसके EF के, और एंगल B इसके बराबर है ही, और एंगल ये वाला C पूरा इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब एंगल B बराबर हो गया एंगल E के, और हमारा BC बराबर है EF के। ये भी आप लोगों को क्या कर रखा है, दिया है। तो यहाँ से देखिए ये वाली ट्रायंगल जो है, ये डॉटेड लाइन वाली, इधर PBC सर्वांशम हो जाएगा किसके, DEF के। क्यों, देखिए हमने एक भुजा दिखा दी, ये वाला कोण दिखा दिया, और ये वाली भुजा दिखा दी। तो SAS सर्वांशमता नियम के द्वारा ये वाले दोनों त्रिभुज, ये वाले PBC और DEF क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज PBC सर्वांशम है त्रिभुज DEF के बाय SAS सर्वांशमता नियम से। ठीक है, देखिए त्रिभुज दोनों सर्वांशम हो गए हैं, ये PBC और DEF। अब देखिए यहाँ से अगर PBC और DEF सर्वांशम हो गए हैं, तो यहाँ से देखिए कि ये वाला जो एंगल होगा, ये छोटा वाला इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखिए एंगल PCB बराबर होगा एंगल DFE के। इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूँ, और ये क्यों बराबर होगा, बाय CPCT corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखिए लेकिन अब ये वाला जो पूरा एंगल है, इस वाले एंगल के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है ना, हमारी प्रॉब्लम में ही ये वाला दे रखा है ना, कि एंगल C जो है पूरा, ये इसके इक्वल है। तो एंगल ACB बराबर है एंगल, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, ACB यानी कि ये पूरा वाला एंगल बराबर है DFE के। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एंगल C को, ये छोटे वाले एंगल को कैसे लिखा था, यहाँ पर देखिए PCB यानी कि ये छोटा वाला एंगल। ठीक है, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। अब देखिए जब मैंने PBC को DEF के सर्वांशम दिखाया, तो ये छोटा वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक इस वाले एंगल के बराबर है, ये हम लोगों को दे रखा है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बारी तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल पूरे इस वाले एंगल के बराबर है। बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मैंने यहाँ पर देखिए यही लिखा है ACB बराबर है DEF के। अब दो चीज़ हो रही है यहाँ पर, ये छोटा वाला एंगल भी इसके बराबर हो रहा है DEF के, और बड़ा वाला एंगल भी DEF के बराबर हो रहा है। ठीक है, ये छोटा वाला एंगल भी इसके बराबर हो रहा है, बड़ा वाला एंगल भी इसके बराबर हो रहा है। तो यहाँ से देखिए ऐसा कब संभव है, तभी संभव है कि जो ये P होगा ये A पर संपाती होगा, यानी कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग ना होकर के
पॉइंट एक ही हो। ओके, सो यहाँ से देखिए कंपेयर करेंगे 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यह तभी संभव है जब P और A संपाती हो। ठीक है, अब देखिए, अब हमने इसको क्या कर दिया, संपाती दिखा दिया। अब ये संपाती हो गए दोनों बिंदु। अब संपाती होने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से PB और PA एक ही बात हो गई। ठीक है, PB और PA दोनों एक ही भुजा हो गई। तो यहाँ से देखिए अब हम लिखेंगे कि BA बराबर है किसके, ED कह लो या DE कह लो, इसके बराबर हो गया। अब जब ये हमने इसको इसके बराबर दिखा दिया तो हमारा त्रिभुज जो होगा वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABC। सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, और ये किसके द्वारा होगा सर्वांगसम, ABC DEF के किसके द्वारा होगा, ये SAS सर्वांगसमता नियम। ठीक है, देखिए अब तीसरी और लास्ट स्थिति है, स्थिति 3। अब देखिए स्थिति 3 में भी हम लोग क्या करेंगे कि सेम दो ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। ऐसे इसको नाम दे देंगे ABC, और ऐसे दूसरा बना लेंगे, इसको नाम दे देंगे DEF। अब यहाँ से हम लोग तीसरी स्थिति में क्या कहेंगे, दूसरी स्थिति में तो हमने ये कहा था कि AB बड़ा है DE के, अब यहाँ पर हम उसको छोटा दिखा देंगे। ठीक है, तीसरी स्थिति में तो यहाँ से देखिए AB छोटा है DE के, और अब हम लोग क्या करेंगे कि DE पर यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लेंगे, इसको मान लिया हमने M। ठीक है, और फिर सारा काम वैसे ही करेंगे जैसा अभी हम लोगों ने स्थिति 2 में करा था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना M DE पर एक बिंदु है, जिससे क्या हो जाएगा कि अब हम एक बारी इसको और इसको बराबर कहेंगे। AB बराबर है EM के। ठीक है, ये हमने माना है। अब फिर इसको पूरा ना कर करके हम क्या करेंगे कि स्थिति 2 की तरह लिख देंगे इसको, स्थिति 2 की तरह। M और D संपाती हैं। अब संपाती हो जाएगा तो क्या एक ही बिंदु प्रूफ हो जाएगा, और जब एक ही बिंदु प्रूफ हो जाएगा तो ट्रायंगल ABC सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा हैंस प्रूफ। और देखिए इसी से जो हमारा नियम था ASA, हमने इस नियम को भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। अब देखिए आप लोगों ने ASA सर्वांगसमता नियम को प्रूफ कर दिया था। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा ASA सर्वांगसमता नियम है उसको हम लोग AAS सर्वांगसमता नियम भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे, मैं उसको समझाता हूँ। अब देखिए हमारी ASA सर्वांगसमता नियम क्या थी, किसी त्रिभुज के दो कोणों के अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के अंतर्गत भुजा अगर दोनों आपस में बराबर होते थे तो
वो त्रिभुज हमारा सर्वांग हो जाते थे। यानी कि ये हमारा ASA सर्वांग समता नियम ये कहता था कि ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और इसके अंतर्गत एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है ASA सर्वांग समता नियम से, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। अब देखिए AAS क्या है, कहने का मतलब कि AAS ये कहता है किसी त्रिभुज के दो कोण, जैसे कि यहाँ से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और यहाँ से ये वाली भुजा कोई एक इसके बराबर, जो संगत भुजाएं हो, अंतर्गत भुजा नहीं संगत भुजा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा AAS सर्वांग समता नियम भी एक है, इसका ही एक रूप है ये नियम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हमने ये भी समझ लिया। तो अब देखिए हमारे पास तीन नियम आ चुके हैं। पहला ये है SAS, दूसरा है ASA और तीसरा है हमारा AAS सर्वांग समता नियम। ठीक, देखिए उदाहरण नंबर 3 देखिए, रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है और O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज DOC के। दूसरा पार्ट है O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि AB CD के समांतर दे रखा है आपको और ये O रेखाखंड जो है आपका AD का मध्य बिंदु है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपको बराबर दे रखी है। ठीक है, और आपको दो पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन में जो कि आप लोगों को दर्शाना है। पहला ये कि AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज DOC के। दूसरा ये कि O रेखाखंड BC का भी O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु, यानी कि इसको और इसको भी आप लोगों को बराबर दिखाना है, OB और OC को बराबर दिखाना है। ठीक है, दो पार्ट है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें दिया क्या क्या गया है, दिया है AB समांतर है CD के तथा O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अर्थात अब ये इसका मध्य बिंदु है तो क्या होगा, OA बराबर है OD के। ठीक है, अर्थात OA बराबर है OD के, ये आप लोगों को दिया गया है। अब हमें दर्शाना क्या है, दर्शाइए कि पहला पार्ट है त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज DOC के, ये आप लोगों को दर्शाना है। दूसरा O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। ठीक है, ये दिखाना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट इसका, देखिए अब हमें क्या दिखाना है, पहले पार्ट में AOB सर्वांगसम होगा किसके, DOC के। तो यहाँ से त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या है कि जो एंगल B होगा वो एंगल C के बराबर होगा। क्यों,
क्योंकि देखिए ए बी समांतर है सी डी के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर अंतःकोण। तो एंगल बी बराबर है एंगल सी के, कारण में लिख दीजिए एकांतर अंतःकोण, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। दूसरा देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए इसको क्या लिखूंगा मैं, इस वाले एंगल को एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल डी ओ सी के, एंगल डी ओ सी के, कारण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए दो चीज़ मिल गई, और यहाँ से देखिए आप लोगों को एक चीज़ तो दे रखी है कि ओ डी बराबर है ओ ए बराबर है ओ डी के, ओ ए बराबर है ओ डी के, ये आप लोगों को दिया है। देखिए इससे क्या हो जाएगा कि ये त्रिभुज सर्वांगक्षम हो जाएगा। और त्रिभुज कैसे सर्वांगक्षम होगा, देखिए किस नियम से सर्वांगक्षम होगा। पहले हमने क्या देखा, एंगल, फिर दूसरा भी एंगल है और फिर भुजा है। तो यहाँ से देखिए एंगल एंगल और भुजा, तो ए एस से ये क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गया। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगक्षम है त्रिभुज डी ओ सी के, और किसकी वजह से, ए एस सर्वांगक्षमता नियम। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे तो सर्वांगक्षम प्रूफ हो गया, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस त्रिभुज को कट करता हूँ। देखिए अब देखिए ये उदाहरण नंबर आपका 3 है एनसीईआरटी बुक का। अब हम इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं, क्या ये सच में ऐसा होता है। तो मैं यहाँ से इसको बीच में से कट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ, क्या ये सर्वांगक्षम होता है। देखिए हमने इसको, ये ऐसे था, इसको ऐसे काटा है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे घुमाएंगे ताकि हमारा OD और OA और OD बराबर है। देखिए ये ऐसे था, देखिए मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, ऐसे था, यहाँ पर आपका O हो गया और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपको बराबर दे ही रखी है। तो देखिए इस त्रिभुज को आप लोग ऐसे घुमाइए ताकि OA और OD बराबर हों। तो देखिए ये इस पे आएगा ऐसे, और जब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को पूरा ढक लेगा। इससे क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज सर्वांगक्षम हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब देखिए पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया है। अब दूसरे पार्ट में क्या था हमारा कि O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है, यानी कि हमें इसको और इसको, देखिए इसको और इसको भी बराबर दिखाना था। तो ये तो बराबर हो ही गया है बाय CPCT के द्वारा। जब हमने इसको इसके ऊपर काट के रखा, जब हमने इस ट्रायंगल को इसके ऊपर काट के रखा, तो यहाँ से देखिए ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गया बाय CPCT, और जब ये इसके बराबर हो गया तो ये भी O जो होगा BC का भी मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ से लिख देंगे दूसरे पार्ट में, क्योंकि ट्रायंगल AOB सर्वांगक्षम है ट्रायंगल DOC के, तो OB बराबर होगा किसके, OC के बाय CPCT क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है।